नमस्कार, कहानी बैरल में आपका स्वागत है। लीजिए पेश है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी सीमांत। उस दिन सवेरे कुछ ठंड थी, परंतु दोपहर के समय हवा गर्मी पाकर दक्षिण दिशा की ओर से बहने लगी थी। यतीन जिस बरामदे में बैठा हुआ था, वहां से उद्यान के कोने में खड़े हुए कटहल और दूसरी ओर के शीरीष वृक्ष के बीच से बाहर का मैदान दिखाई पड़ता है। वह सुनसान मैदान फाल्गुन की धूप में धू धू करके जल रहा था। उसी से सटा हुआ एक कच्चा रास्ता निकल गया है। उसी पर एक खाली बैलगाड़ी धीमी चाल से गांव की ओर लौट रही थी और गाड़ीवान धूप से बचने के लिए सिर पर लाल रंग का गमछा लपेटे मस्ती में किसी गीत की कड़ियां दोहराता हुआ जा रहा था। ठीक इसी समय पीछे से किसी नारी का मधुर और हास्य स्वर फूट पड़ा। क्यों यतीन, क्या बैठे बैठे अपने पिछले जन्म की किसी बात को सोच रहे हो? यतीन ने सुना और पीछे की ओर देखकर कहा, क्या मैं ऐसा ही हतभागा हूं पटल, जो सोचते समय पिछले जन्म के विचारे बिना काम ही नहीं चलेगा? अपने परिवार में पटल नाम से पुकारी जाने वाली वह बाला बोल उठी, झूठी शेखी, मत मारो यतीन, तुम्हारे इस जन्म की सारी बातें मुझे मालूम है। छे, इतनी उम्र हो गई फिर भी एक बहू घर में ना ला सके। हमारा जो धनेसर माली है, उसकी भी एक घरवाली है। रात दिन उसके साथ लड़ झगड़ कर मोहल्ले भर के लोगों को वह कम से कम इतना तो बता देती है कि उसका भी इस दुनिया में अस्तित्व है। तुम तो मैदान की तरफ मुंह करके ऐसे भाव दर्शा रहे हो मानो किसी पूनम के चांद से सलोने मुखड़े का ध्यान करने के लिए बैठे हो। तुम्हारी इन चालाकियों को मैं खूब समझती हूँ। ये सब लोगों को दिखाने के लिए ढोंग रच रखा है। देखो यतीन, जाने माने ब्राह्मण के लिए जनेऊ की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमारा वह धनेसर माली तो कभी विरह का बहाना करके इस सुनसान मैदान की ओर दृष्टि गड़ाए बैठा नहीं रहता। जुदाई की लंबी घड़ियों में भी उसे वृक्ष के नीचे हाथों में खुरपी थामे समय काटते देखा है, किंतु उसकी आंखों में ऐसी खुमारी नहीं देखी। एक तुम हो जिसने 7 जन्म से कभी बहू का सलोना मुखड़ा नहीं निहारा, बस अस्पताल में शव की चीर फाड़ करके और मोटे मोटे पोथे रट रट कर उम्र के सुहावने दिन काट दिए। अब आखिर इस चिलचिलाती दोपहरी में तुम इस प्रकार ऊपर की ओर टकट की बांधे क्या देखते रहते हो? कुछ तो कहो। नहीं, ये सब व्यर्थ की चालाकियां मुझे अच्छी नहीं लगती। देख देख कर सारा बदन अंतर की ज्वाला से जलने लगता है। यतीन ने सुना और हाथ जोड़कर कहा, चलो रहने भी दो, मुझे व्यर्थ में वैसे ही लज्जित मत करो। तुम्हारा वह धनेसर माली ही सब प्रकार से धन्य रहे। उसी के आदर्शों पर मैं चलने का यत्न करूंगा। बस अब देर नहीं, सवेरे उठते ही सामने लकड़ियां बीनने वाली जिस किसी बाला का मुंह देखूंगा, उसी के गले में स्नेह से गुंथी हुई फूलों की माला डाल दूंगा। तुम्हारे ये कटाक्ष भरे शब्द अब मुझसे नहीं सहन होते। बात निश्चित रही ना? पटल ने पूछा। हाँ, तब चलो मेरे साथ। यतीन कुछ भी न समझ सका। उसने पूछा, कहाँ? पटल ने उसे उठाते हुए कहा, चलो तो सही। परंतु यतीन ने हाथ छुड़ाते हुए कहा, नहीं नहीं, अवश्य तुम्हें कोई नई शरारत सूझी है। मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं जाने का हूँ। अच्छा तो यहीं पड़े रहो, पटल ने रोष भरे शब्दों में कहा और शीघ्रता के साथ अंदर चली गई। यतीन और पटल की आयु में बहुत थोड़ा अंतर है और वह है सिर्फ 1 दिन का। पटल यतीन से बड़ी थी, चाहे उसे यह बड़प्पन 1 ही दिन का मिला हो, लेकिन इस 1 दिन के लिए यतीन को उसके लिए लोकाचार हेतु सम्मान दिखाना होगा। यह यतीन को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं। दोनों का संबंध चचेरे भाई बहन का है और बचपन एक साथ ही खेलकूद में बीता है। यतीन के मुख से दीदी शब्द न सुनकर पटल ने अनेकों बार पिता और चाचा से उसकी शिकायत की, परंतु किसी प्रकार से भी इसका खास फल निकला हो ऐसा नहीं जान पड़ता। संसार में इस एक छोटे भाई के पास भी पटल का छोटा सा मामूली नाम पटल आज तक नहीं छिप सका। पटल देखने में खासी मोटी ताजी गोल मटोल लड़की है। उसके प्रसन्न मुख से किए जाने वाले आश्चर्यजनक हास परिहासों को रोकने की ताकत समाज में भी नहीं थी। उसका चेहरा सास माँ के सामने भी गंभीरता का साम्राज्य स्थापित नहीं कर सका। पहले पहल वह इन बातों के कारण इस नए घर में चर्चा का केंद्र बनी रही। अंत में स्वयं पराजित होकर परिजनों को कहना पड़ा, इस बहू के तो ढंग ही अनोखे हैं। कुछ दिनों के बाद तो इसकी ससुराल में यहाँ तक नौबत आ गई कि इसके हास्य के आघात से परिजनों का गंभीर्य तुमिसात हो गया, क्योंकि पटल के लिए किसी का भारी जी और मुंह लटकाना देखना संभव है। पटल के पति हरकुमार बाबू डिप्टी मजिस्ट्रेट हैं। बिहार के एक इलाके से उनकी तरक्की करके उन्हें कलकत्ते के आबकारी विभाग में उच्च पद पर ले लिया गया है। प्लेग के भय से कलकत्ता के बाहर उपनगर में एक किराए के मकान में रहते हैं और वहीं से अपने काम पर कलकत्ते आया जाया करते हैं। मकान के चारों ओर बड़ी 4 दीवारी है और उसी में एक छोटा सा बगीचा है।
इस आबकारी के विभाग में हरकुमार बाबू को अक्सर दौरे के रूप में अनेक गांवों का चक्कर काटना पड़ता है। पटल इस मौके पर अकेली रह जाती है, जो उसे खलता है। वे इस बात को दूर करने के लिए किसी आत्मीयजन को घर से बुलाने की सोच रहे थे कि उसी समय हाल ही में डॉक्टरी की उपाधि से सुशोभित यतीन चचेरी बहन के निमंत्रण पर एक सप्ताह के लिए वहां आ पहुंचा। कलकत्ते की प्रसिद्ध अंधेरी गलियों में से होकर पहली बार पेड़ पत्तों के बीच आकर आज यतीन इस सूने बरामदे में फाल्गुन की दोपहरिया से आत्मविभोर बैठा था कि पटल पीछे से आकर यह नई शरारत कर गई। पटल के चले जाने के बाद वह कुछ देर के लिए निश्चिंत होकर बैठ गया। लकड़ी बीनने वाली लड़कियों का जिक्र आ जाने के कारण यतीन का मन बचपन में सुनी परिदेश की रोचक कथाओं के गली कूचों में चक्कर काटने लगा। पर कहाँ, अभी कुछ क्षण भी नहीं बीते होंगे कि पटल का हास्य से भरा हुआ चिर परिचित स्वर यतीन के कानों में पड़ा। उसे सुनकर वह चौंक पड़ा। उसने मुड़कर देखा, पटल किसी बालिका को खींचे ला रही थी। इतना देखकर यतीन में मुख फेर लिया। तभी पटल ने उस बालिका को यतीन के सामने करके पुकारा, चुनिया। बालिका ने अपना नाम सुनकर के कहा, क्या है दीदी? पटल ने चुनिया का हाथ छोड़ते हुए कहा, मेरा यह भाई कैसा है, देख तो भला। चुनिया, जो अब तक गर्दन झुकाए हुए थी, निसंकोच यतीन के चेहरे की ओर निहारने लगी। उसे ऐसा करते हुए देख पटल ने पूछा, क्यों री, देखने में तो अच्छा लगता है ना? चुनिया ने शांत स्वर से सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, अच्छा ही है। यतीन ने देखा और सुना, फिर लज्जावश कुर्सी से उठता हुआ बोला, ओ पटल, यह क्या लड़कपन है? मैं लड़कपन कर रही हूँ या तुम व्यर्थ में ही बुढ़ापा दिखला रहे हो? पटल ने यतीन के शब्दों को सुनकर निसंकोच कहा। अब बचना मुश्किल है। यतीन के होठों से शब्द निकले और वह वहां से भाग गया। पटल ने उसका पीछा किया और भागती हुई बोली, अरे सुनो तो, भय की कोई बात नहीं है, यकीन तनिक भी नहीं है। कौन तुम्हारे गले में अभी माला डाल रहा है? फाल्गुन चैत में तो इस बार कोई लगन ही नहीं पड़ती। अभी बहुत समय है। वे दोनों उस जगह से चले गए, परंतु चुनिया आश्चर्यचकित अवस्था में वहीं खड़ी रह गई। उसके इकहरे बदन ने तनिक भी जुम्बिश न की। उसकी आयु लगभग 16 ही वर्ष की होगी। उसके सलोने मुख का वर्णन पूर्णतया लेखनी से नहीं किया जा सकता, पर इतना अवश्य लिखा जा सकता है कि उसमें ऐसी आकर्षण शक्ति है जो देखते ही वन की मृगी की याद दिला देती है। साहित्यिक भाषा में कहने की आवश्यकता पड़े तो उसे निर्बुद्धि भी कहा जा सकता है, किंतु मूर्ख के साथ उसकी उपमा नहीं दी जा सकती है। हाँ, अपने समाधान के लिए यह अवश्य सोचा जा सकता है कि बुद्धिवृत्ति पूर्ण विकसित नहीं हुई है, लेकिन इन सब बातों से चुनिया का सौंदर्य घटा नहीं, अपितु उसमें एक विशेषता ही आ गई है। संध्या को हरकुमार बाबू ने कलकत्ते से लौटकर यतीन को देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए और उसी मुद्रा में बोले, तुम आ पहुंचे, चलो बड़ा ही अच्छा हुआ। और फिर दफ्तर के कपड़े बदलकर जल्दी से उसके पास बैठकर कुछ व्यस्त भाव बोले, यतीन, तुम्हें जरा डॉक्टरी करनी होगी। अकाल के दिनों में जब हम पश्चिम की ओर रह रहे थे, तभी से एक लड़की को पाल रहे हैं। पटल उसे चुनिया कहकर पुकारती है। उसके माँ बाप और वह सब बाहर मैदान के पास ही एक पेड़ के नीचे पड़े हुए थे। सूचना मिलते ही मैंने बाहर जाकर देखा तो बेचारे माँ बाप दुनिया के झंझटों से मुक्ति पा चुके थे। सिर्फ लड़की के प्राण अभी बाकी थे। मैंने उस लड़की को वहां से उठाकर पटल को सौंप दिया। पटल ने अपना उत्तरदायित्व समझा और बड़ी सेवा जतन के बाद उसे बचाने में समर्थ हुई। उसकी जाति के विषय में कोई कुछ नहीं जानता। यदि उस ओर से कोई ऐतराज भी करता है तो पटल कहती है वह द्विज है, एक बार मरकर फिर से जो इस घर में जन्मी है, इसलिए इसकी मूल जाति तो कभी की मिट चुकी है। पहले पहल उसने पटल को मां कहकर पुकारना शुरू किया था, पर पटल को इसमें लज्जा का भास होता था। अतः पटल ने उसे धमकाते हुए कहा, खबरदार, मुझे अब से मां मत कहना, दीदी कहकर भले ही पुकार सकती हो। पटल कहती है, अरे इतनी बड़ी लड़की यदि मुझे मां कहेगी तो मैं अपने आप को बुढ़िया समझने लगूंगी। हरकुमार बाबू ने लंबी सांस खींचकर पुन कहा, यतीन, एक बात और भी है। शायद उन अकाल के दिनों में या फिर किसी अन्य कारणवश चुनिया को रह रहकर एक शूल की तरह पीड़ा उठा करती है। असल बात क्या है सो तुम्ही को अच्छी तरह डॉक्टरी परीक्षा करके समझना होगा। अरे ओ तुलसी, चुनिया को तो बुला ला। हरकुमार बाबू के इस लंबे व्याख्यान की समाप्ति पर यतीन खुलकर सांस भी न ले सका था कि चुनिया केश बांधती हुई अपनी आधी बंधी बेनी को पीठ पर लटकाए कमरे में दाखिल हुई। अपनी बड़ी बड़ी गोली आंखों को एक बार दोनों व्यक्तियों पर डालकर चुपचाप खड़ी हो गई। हरकुमार बाबू सबकी चुप्पी को तोड़कर बोले, तुम तो व्यर्थ में ही संकोच कर रहे हो यतीन, यह तो देखने भर की बड़ी है। कच्चे नारियल की तरह इसके भीतर सिर्फ स्वच्छ तरल द्रव्य ही छलक रहा है।
कठोर गरी की रेखा मात्र भी अभी तक फूटी नहीं है। यह बेचारी कुछ भी समझती बूझती नहीं है। इसे तुम नारी समझने की भूल मत कर बैठना। यह तो जंगल की भोली भाली मृगी मात्र है। यतीन चुपचाप अपने डॉक्टरी फर्ज को पूरा करने में लग गया। चुनिया ने भी किसी प्रकार का संकोच नहीं किया और न आपत्ति ही उठाई। यतीन ने थोड़ी देर तक चुनिया के शरीर की जांच पड़ताल करके कहा, शरीर यंत्र में कोई विकार पैदा हुआ हो, ऐसा तो दिखाई नहीं देता। पटल ने उसी क्षण आंधी के समान वहां पहुंचकर कहा, हृदय यंत्र में भी कोई विकार पैदा नहीं हुआ। यतीन, परीक्षा करना चाहते हो क्या? अच्छी बात है। और फिर वह चुनिया के पास जाकर उसकी ठोड़ी छूती हुई बोली, चुनिया, मेरा यह भाई तुझे पसंद आया ना? चुनिया ने सिर हिलाकर कहा, हाँ। पटल ने फिर पूछा, मेरे इस भाई से विवाह करेगी? चुनिया ने इस बार भी वैसे ही सिर हिलाकर कहा, हाँ। पटल और हरकुमार बाबू दोनों ही हंस पड़े। चुनिया इस खेल के मर्म को समझकर भी इन्हीं का अनुकरण किए हंसी से घिरा चेहरा लेकर एकट ताकती रह गई। यतीन का चेहरा लज्जा से लाल हो उठा। वह कुछ परेशान सा होकर बोला, ओह पटल, तुम बहुत ज्यादती कर रही हो। ये तो सरासर अन्याय है। हरकुमार बाबू भी तो तुम्हें बढ़ावा दे रहे हैं। पटल के कुछ कहने से पूर्व हरकुमार बाबू बोले, यदि ऐसा न करूं तो मैं इससे प्रश्रय पाने की प्रत्याशा कैसे कर सकता हूं? तनिक बताओ तो सही। लेकिन यतीन, चुनिया को तुम नहीं जानते हो, इसी कारण तुम इतने हैरान हो रहे हो, दिखाई देता है। तुम स्वयं लजा लजा कर चुनिया को भी लजाना सिखा दोगे। ज्ञान वृक्ष का फल उसे दया कर मत खिलाओ। आज तक हम सब ने सरल भाव से उसके साथ खेल किया है। अब तुम यदि बीच में आकर गंभीरता दिखाने लगोगे तो उसके लिए बड़ा असंगत सा मामला हो जाएगा। तभी पटल बोली उठी, इसी से तो यतीन के साथ मेरी कभी नहीं बनी। बचपन से लेकर आज तक सिर्फ झगड़ा ही हुआ है। यतीन आवश्यकता से अधिक गंभीर है। हरकुमार बाबू किसी रहस्य के मर्म को समझते हुए बोले, शायद इसी कारण से यह वाक्युद्ध करना तुम्हारी आदत बन गई है। जब भाई साहब 9-2-11 हुए तो फिर मुझ गरीब। पटल ने तुनक कर कहा, फिर वही झूठ। भला आपसे झगड़ा करने में कौन सा सुख पा जाती हूँ, इसलिए मैं उसकी चेष्टा ही नहीं करती। मैं शुरू में ही हार मान लेता हूँ। हरकुमार बाबू ने पटल को चिढ़ाने के अभिप्राय से उत्तर दिया, बड़ी बहादुरी दिखाते हो ना शुरू में हार कर। यदि मेरी अंत में मान लेते तो कितनी खुशी मुझे होती। आपने कभी समझने का भी प्रयत्न किया है इसे? इतना कहकर पटल चुनिया को लेकर वहां से चली गई। उसके जाते ही कमरे में नीरवता का आवरण छा गया। वे दोनों एक दूसरे को देखते हुए शांत बैठ रहे। थोड़ी देर के बाद तुलसी ने भोजन की सूचना दी। हरकुमार बाबू यतीन को लेकर तुलसी के पीछे रसोई घर में पहुंच गए। पटल वहां न थी। चुनिया ने ही खाना परोसने का काम किया। दोनों भोजन करने बैठ गए। खाते समय बातें करना सभ्यता के विरुद्ध समझकर हरकुमार बाबू ने बोलना उचित नहीं समझा। इस प्रकार वह वातावरण शांत ही बना रहा। यतीन सारी रात अपने कमरे की खिड़कियां खोलकर जाने क्या क्या सोचता रहा। जिस लड़की ने अपने माँ बाप को मरते देखा है, उसके जीवन पर कैसी भयंकर छाया आकर पड़ी होगी। ऐसी विदारक घटना के भीतर से आज वह इतनी बड़ी हुई है, उसे लेकर भला कहीं परिहास किया जा सकता है। यही अच्छा हुआ जो विधाता ने कृपा करके उसकी विकसित बुद्धि पर एक आवरण डाल दिया। यदि किसी कारणवश वह आवरण कभी उठ जाए तो भाग्य की रुद्र लीला का कैसा भयंकर चिन्ह लक्षित हो उठेगा। यतीन जब फाल्गुन की दोपहरिया में वृक्षों के अंतराल से आकाश की ओर निहार रहा था और कटहल की कलियों की मादक सुगंध से मृदुतर होकर गंध शक्ति को चहुओर से घेर रखा था, तो उस समय उसके मन ने सारी दुनिया को माधुर्य के कुहरे से ढके हुए देखा था। लेकिन अब इस बुद्धिहीन लड़की ने अपनी हिरनी जैसी आंखों द्वारा उस सुनहले कुहरे को मानो पानी की काय की तह के समान हटा डाला है। फाल्गुन के इस आवरण के पीछे जो विश्व भूख प्यास से विकल विषाद की भार स्वरूप गठरी को देह पर लिए विराट प्रतिभा का रूप धरकर खड़ा है, आज वह उद्घाटित यवनिका के शिल्प मधुरता के अंतराल से स्पष्ट दृष्टिगोचर हुआ है। कब सवेरा हुआ और पूरा दिन बीतकर शाम होने को आई, यह यतीन को ठीक से याद ही नहीं रहा। वह तो पटल के बुलाने पर जब अंदर गया तो उसने देखा कि चुनिया को वही पीड़ा उठी हुई थी। उसके हाथ पांव सुन्न हो गए थे और उसका कोमल शरीर अकड़ गया था। यतीन ने दवा लाने के लिए तुलसी को भेजकर बोतल में पानी मनवाया, पर पटल झट से बोल उठी, कैसे डॉक्टर बने हो जी? पाँव में तनिक गर्म गर्म तेल की मालिश भी तो करनी होगी। देखते नहीं इस बेचारी के तलुए कैसे बर्फ हो रहे हैं। यतीन ने विस्मित नेत्रों से पटल की ओर देखा और उसके हाथ में से गर्म तेल का बर्तन लेकर रोगिणी के तलुओं में पूरी शक्ति से उस तेल की मालिश शुरू कर दी। इलाज करते हुए रात भी बीतने को आई, पर हरकुमार बाबू कलकत्ते से लौटने पर बार बार चुनिया की अवस्था के विषय में पूछने लगे।
यतीन समझ गया कि इस समय दफ्तर से लौटने पर पटल के बिना हरकुमार बाबू की अवस्था कुछ, इसीलिए बार बार आकर चुनिया की अवस्था को पूछने का यही भेद है। वह परिहास करता हुआ पटल से बोला, हरकुमार बाबू छटपटा रहे हैं, तुम अब जाओ। उसी समय पटल ने मुंह बनाते हुए गंभीर मुद्रा में कहा, दूसरों की दुहाई तो दोगे ही, कौन छटपटा रहा है सो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मेरे चले जाने से ही अब तुम्हें रिहाई मिलेगी ना। इधर बात बात में चेहरे का रंग उषा की तरह लाल हो उठता है। तुम्हारे पेट में भी ये सब छिपा हुआ है, आज से पहले इसे कौन जान सका था। यतीन पटल के इस कटाक्ष से तिलमिला उठा। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, अच्छा दुहाई तुम्हारी, तुम यहीं रहो, मुझे क्षमा करो। तुम्हारे मुंह पर गंभीर्य रहने से ही मेरी जान बचेगी। मैंने समझने में भूल की थी। हरकुमार बाबू शायद इस समय सुख और शांति में है। ऐसा सुयोग उनके भाग्य में हमेशा नहीं बदा होता है। चुनिया ने तनिक आराम पाकर जब आंखें खोलीं तो पटल ने प्यार भरे स्वर में कहा, पगली, तेरी हिरनी जैसी आंखें खुलवाने के लिए तेरा वर बड़ी देर से तलुए सहलाकर तुझे मना रहा है, इसीलिए तूने देर की, अब समझी। छे छे छे, उठ, उसके पवित्र चरणों की धूली ले। चुनिया ने मानो अज्ञात प्रेरणा से उसी क्षण उठकर छुपी हुई श्रद्धा के साथ यतीन के चरणों की धूली माथे में लगा ली और दूसरे ही दिन से यतीन के साथ नए नए उपद्रवों का श्री गणेश हो गया। यतीन जब भोजन के लिए बैठता तो चुनिया प्रसन्न चित्त व्यजन डुलाकर मक्खियों को दूर करने में जुट जाती। यतीन व्यस्त भाव से कह उठता, रहने दो, इसकी आवश्यकता नहीं। चुनिया ऐसा सुनकर विस्मित नेत्रों से पार्श्व कक्ष की ओर देखती और उसके बाद फिर से पंखा डुलाने लग जाती। यतीन जैसे खीज उठता और पटल को सुनाने के अभिप्राय से कहता, पटल, तुम यदि इसी प्रकार मुझे तंग करोगी तो मैं कदापि भोजन नहीं करूंगा। ये लो, मैं उठता हूँ। लेकिन एक दिन यतीन के उठने का उपक्रम देखकर चुनिया ने विजन को एक ओर फेंक दिया। यतीन को उसी क्षण उसके चेहरे पर विषाद की रेखाएं दृष्टिगोचर हुईं। खिन्नावस्था में उसी क्षण वह फिर बैठ गया। चुनिया कुछ भी नहीं समझती है, लजाना उसे आता नहीं है, विषाद का भार संभालने की उसमें क्षमता नहीं है। सबके समान इन बातों पर यतीन के हृदय ने भी विश्वास करना आरंभ कर दिया था, किंतु आज मानो उसे सहसा दिखाई दिया कि सारे नियमों का व्यतिक्रम करके अकस्मात कब क्या घटित हो जाता है, इसे पहले से कभी नहीं जाना जा सकता है। चुनिया ने फिर विजन नहीं डुलाया, उसे वहीं फेंक कर तत्काल ही दूसरे कमरे में चली गई। यतीन बरामदे में बैठा था। आम के पत्तों के बीच में छिपी हुई कोयल ने उच्च स्वर में अपना तराना छेड़ दिया था। आम मंजरियों की सुगंध से सवेरे की हवा भारी हो गई थी। तभी उसने देखा, चुनिया चाय का प्याला हाथ में लिए समीप आने से मानो कुछ झिझक सी रही है। उसकी भोली और कजरारी आंखों के छोरों में कहाँ का एक सकरुण भय छुपकर आ बैठा है। उसके चाय लेकर आने से यतीन रीझेगा या खींचेगा, इसे जैसे वह ठीक ठीक समझ ही नहीं पा रही थी। यतीन ने सुस्थिर चित्त से उठकर आगे बढ़ते हुए उसके हाथ से चाय का प्याला ले लिया। भला इस हिरनी जैसी आंखों वाली मानवी को किसी क्षुद्र कारणवश कहीं वेदना दी जा सकती है, किंतु उसने चाय का प्याला हाथ में पकड़ा ही था कि देखा बरामदे के दूसरे किनारे से सहसा प्रकट होकर पटल ने मौन हास्य द्वारा उंगली दिखाई। भाव बिल्कुल स्पष्ट थे, अब कैसे हारे तुम। उसी संध्या को यतीन किसी पत्रिका के पृष्ठ पलट रहा था कि पुष्पों की सुगंध से चकित होकर उसने सिर उठाया। देखा मौलसिरी के पुष्पों का हार हाथ में लिए चुनिया धीरे धीरे उसके कमरे में प्रविष्ट हो रही है। यतीन के मन ही मन में सोचा, यह तो बहुत ज्यादती की जा रही है। पटल के इस निष्ठुर मनोरंजन को अब और अधिक बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अतः उसने चुनिया से कहा, छे छे चुनी, तुम्हें बनाकर दीदी अपना मनोरंजन किया करती हैं, सो क्या तुम इतना भी नहीं समझ पाती। बात समाप्त होने से पहले ही चुनिया ने त्रस्त मन और संकुचित भाव से अंदर की ओर लौट जाने का उपक्रम किया। यतीन ने तब शीघ्रता से उसे बुलाकर कहा, देखूं तनिक, तुम्हारे इस हार को। हाथ आगे करके उसने हार ले लिया। चुनिया के मुख पर से विषाद के बादल फट गए और आनंद की उज्जवल रेखा सी फूट पड़ी। ठीक उसी समय दूसरे कमरे में से किसी के अट्टहास की उच्छ्वसित ध्वनि सुनाई दी। दूसरे दिन सवेरे उपद्रव करने के अभिप्राय से पटल ने यतीन के कमरे में जाकर देखा कि कमरा सूना पड़ा है। सिर्फ मेज पर पड़े कागज पर लिखा है, भागा जा रहा हूं यतीन। अरियो चुनिया, तेरा वर तो भाग निकला, उसे तू रोक भी नहीं पाई। बाहर जाकर पटल ने चुनिया की वेणी पकड़कर डुलाते हुए कहा, और फिर घर के काम धंधों में लग गई। किंतु चुनिया को इस छोटी सी बात समझने में कुछ समय लगा। वह पाषाण प्रतिमा के समान खड़ी स्थिर दृष्टि से सामने की ओर देखती रही। इसके उपरांत धीरे धीरे यतीन के कमरे में जाकर उसने देखा
कमरा खाली पड़ा है और पिछली शाम को उसका दिया हुआ हार उसी तरह मेज पर रखा है। उस दिन फाल्गुन मास का सवेरा स्निग्ध एवं सुंदर दिखाई पड़ रहा था। कंपित कृष्ण वृक्ष की शालाओं के भीतर से छनकर और छाया के साथ घुल मिलकर सवेरे की धूप बरामदे में आ रही थी। गिलहरी अपनी मुलायम पूंछ को पीठ की ओर मोड़े हुए इधर उधर कुछ पाने की आशा में दौड़ रही थी। पक्षियों का समूह संगठित रूप में अपने मधुर रागों द्वारा भी अपने वक्तव्य को मानो किसी तरह संपूर्ण नहीं कर पा रहे थे, किंतु महान विश्व के इस छोटे से कोने में इस पल्लव समूह काया और धूप के द्वारा बने विश्व के तनिक खंड के भीतर प्राणों का आनंद पूर्ण रूप से खिल उठा था। उसी एक कोने के बीच यह बुद्धिहीन लड़की अपने जीवन का, अपने इर्द गिर्द के संपूर्ण परिवेश का कोई समीचीन अर्थ नहीं खोज पा रही थी। उसके लिए सभी कुछ एक पहेली बन गया था। यह क्यों हो गया और ऐसा हुआ क्यों? फिर उसके बाद यह सवेरा, यह घर, सब कुछ एक साथ ही भला इतने सुने क्यों हो गए, जिसके अंतर में समझने की शक्ति इतनी कम दी थी। उसी को अकस्मात एक दिन हृदय की अतुल वेदना के रहस्य गर्भ के गाढ़ अंधकार में बिना ज्योति सहसा किसने उतार दिया। विश्व के इस सहज उच्छ्वसित जीवमय समाज में इन तरुपल्लवों मृग खगों के आत्मविस्मित कलर के भीतर इस प्रगाढ़ अंधकार से उसे फिर कौन खींचकर बाहर लाएगा। पटल ने एकाएक पहुंचकर विस्मित स्वर में कहा, यह क्या हो रहा है? चुनिया ने सुना मात्र, लेकिन उठी नहीं, कुछ बोली भी नहीं, जैसी थी वैसी ही रही। पटल ने समीप पहुंचकर स्पर्श किया तो उच्छ्वसित हो वह फूट फूट कर रोने लगी। अश्रु आंखों के बांध को लांघकर अविरल गति से बहने लगे। पटल ने आश्चर्यचकित सी अवस्था में कहा, अरे कलमोही, तूने तो बिल्कुल ही सत्यानाश कर लिया। तू क्यों भला मरने गई थी? और फिर चुनिया की इस अवस्था से अवगत करने के अभिप्राय से पटल ने अपने पति के समीप जाकर कहा, यह तो अच्छी मुसीबत बैठे बिठाए गले से बांध ली। आखिर आपकी अक्ल पर भी क्या पत्थर पड़ गए थे जो मुझे उस समय रोका नहीं? हरकुमार बाबू ने पटल की खींचपूर्ण बात को सुनकर कहा, तुम्हें रोकने की मेरी कभी आदत ही नहीं रही, फिर रोकने से ही ऐसा कौन सा हल निकल आता? आप कैसे हो जी? पटल ने तुनक कर कहा, मैं यदि गलती करूं तो आप जबरदस्ती नहीं रोक सकते क्या? फिर वह उत्तर पाए बिना ही दौड़ती हुई आकर यतीम के कमरे में विरह व्यथा से पीड़ित लड़की को आलिंगनबद्ध करती हुई बोली, मेरी रानी बहन, तू क्या चाहती है? सो एक बार तो दिल खोलकर मुझसे कह। परंतु चुनिया के पास ऐसी कौन सी भाषा है जिससे वह अपने हृदय के व्याघात को वाणी के द्वारा सुना सके। वह हृदय की सारी वेदना लिए मानो किसी अनिर्वचनीय वेदना पर जा पड़ी है। यह कैसी वेदना है? विश्व में और भी किसी को क्या ऐसी ही अनुभूति होती है? संसार उसके विषय में क्या सोचता होगा? किसी भी विषय में चुनिया कुछ भी तो नहीं जानती, वह तो केवल अपने इन आंसुओं के द्वारा ही कुछ कह सकती है। मन की पीड़ा को दर्शाने का और तो कोई उपाय उसका जाना हुआ नहीं है। फिर पटल के ही ओष्ठ हिले, चुनिया तेरी दीदी बड़ी उच्छृंखल है, लेकिन स्वप्न में भी नहीं सोचा था। कोई भी कभी उसकी बात पर भरोसा नहीं करता, फिर तूने ही ऐसी भयंकर भूल क्यों की? चुनिया, एक बार, बस एक बार अपनी दीदी की ओर मुंह उठाकर तो देख, उसे क्षमा कर दे बहन। किंतु चुनिया का मन इस अकस्मात घटना से बिल्कुल ही विमुख हो चुका था, इसलिए वह किसी भी तरह पटल के मुख की ओर न देख सकी। सारी बातें अच्छी प्रकार से नहीं समझने पर भी उसने एक प्रकार के गूढ़ भाव से पटल पर क्रोध प्रकट किया था। वह उसी अवस्था में अपने हाथों में जोरों से सिर गड़ाए रही। पटल तब धीरे धीरे अपनी लंबी भुजाओं को हटाकर चुपचाप उठकर चली आई। पाषाण प्रतिमा की तरह खिड़की के किनारे स्तब्ध भाव से आकर खड़ी हो गई। फाल्गुन की धूप से चिकनी चमकीली सुपारी वृक्ष की पल्लव को निहारते निहारते उसके दोनों नेत्रों से अश्रु बहने लगे। और अगले दिन चुनिया उसे बिल्कुल दिखाई नहीं दी। पटल उसे बड़े प्यार से अच्छे अच्छे आभूषणों और वस्त्रों से अलंकृत किया करती थी। वह स्वयं बड़ी बेतरतीबी से रहती, अपनी स्वयं की सजावट के विषय में कोई यत्न नहीं करती थी, लेकिन सजावट की अपनी आकांक्षा को वह चुनिया को सजाकर ही पूरा कर लेती थी। आज बहुत दिनों के संचित वह सारे आभूषण और वस्त्र चुनिया के कमरे में पड़े हुए थे। अपने हाथों के कंगन और चूड़ियां तथा नाक की लौंग तक वह उतार कर डाल गई थी। अपनी पटल दीदी के इतने दिनों के लाड़ प्यार को मानो उसने अपनी देह से बिल्कुल ही चिन्ह रहित कर डालने का भरसक प्रयत्न किया है। हरकुमार बाबू ने पता लगाने के लिए पुलिस में सूचना भेजी। उन दिनों प्लेग की महामारी से भयभीत होकर इतने आदमी इतनी विभिन्न दिशाओं में जीवन की साध लेकर भाग रहे थे। उन भगोड़ों के समूह में से किसी खास व्यक्ति को ढूंढ निकालना पुलिस के लिए कठिन कार्य बन गया था। 2-4 बार गलत व्यक्ति का पता पाने पर हरकुमार बाबू को काफी दुखी और लज्जित होना पड़ा। अंत में उन्होंने चुनिया के मिलने की आशा को त्याग दिया।
एक दिन जिसे अज्ञात की गोद में पड़ा पाया था, वही आज फिर किसी अज्ञात में ही अंतर्ध्यान हो गई थी। सरकारी प्लेग अस्पताल का डॉक्टर यतीन दोपहर का भोजन करके अस्पताल पहुंचा ही था कि सूचना मिली, जनाने वार्ड में कोई नई रोगिणी आई है। पुलिस उसे रास्ते से उठा कर लाई है। यतीन देखने गया। लड़की के मुंह का अधिकांश भाग चादर से ढका हुआ था। यतीन ने हाथ उठाकर नाड़ी को टटोला। ज्वर अधिक नहीं था, लेकिन कमजोरी अधिक थी। विशेष परीक्षा के अभिप्राय से जब उसने मुख पर से चादर हटाकर देखा तो चकित रह गया। वह चुनिया थी। यतीन अब तक पटल से चुनिया के विषय में सब कुछ सुन चुका था। मरीजों की भीड़ से फुर्सत पाते ही यतीन के मानस पटल पर अव्यक्त हृदय तरंग के घूंघट से ढकी हुई चुनिया की मृगी जैसी दोनों सुंदर आंखें प्राय सदा एक प्रकार की अश्रुहीन कातरता को बिखरा दिया करती थी। आज रोगी की नेत्रों की बड़ी बड़ी पलकें न चुनिया के शीर्ण कपोलों पर गहरी छाया रेखा खींच रही है। देखते ही यतीन के वक्षस्थल के भीतर मानो किसी ने सहसा मेरू जैसे कोई बोझ दबाकर रख दिया है। इस एक लड़की को भगवान ने स्वयं ही फूल की तरह कोमल रूप में गढ़कर फिर दुनिया से खींचकर प्लेग जैसी महामारी के स्रोत में कैसे बहा दिया। आज उसके क्षीण मृदु प्राण इस रोग से ग्रसित होकर बिस्तरे पर पड़े हैं। उसकी इस छोटी सी आयु ने विपदाओं के इतने बड़े आघात, वेदना का इतना भारी बोझ आखिर कैसे सह लिया। ये सब समा कैसे गए। यतीन ही भला उसके जीवन में तीसरे संकट की तरह कहां से आकर लग गया था। रुद्ध दीर्घ सांसें यतीन के रुद्ध द्वार पर निरंतर धक्के देने लगीं, किंतु उसी आघात की वेदना से उसके हृदय के तार में किसी अज्ञात सुख की होड़ सी लग गई। जो स्नेह विश्व में मिलना कठिन होता है, वही फाल्गुन की किसी दोपहरिया में पूर्ण विकसित बसंती मंजरी के समान अयाचित और अकस्मात ही उसके चरणों के निकट खिसक कर जा पड़ी है। जो निश्चल स्नेह इस प्रकार यम के द्वार तक आकर मूर्छित होकर गिर पड़ता है, ऐसे देवयोग नैवेद्य का सच्चा अधिकारी दुनिया में इस तरह अनायास ही भला और कौन हो सकता है। यतीन चुनिया के पार्श्व में बैठकर उसे थोड़ा थोड़ा गर्म दूध पिलाने लगा। पीते पीते काफी देर के बाद चुनिया ने दीर्घ सांस लेकर नेत्र खोले। यतीन के चेहरे की ओर देखकर किसी सुंदर स्वप्न की तरह उसने उसे याद करने का प्रयत्न किया, किंतु यतीन ने जैसे ही उसके ललाट पर हाथ रखकर हिलाते हुए कहा, चुनिया, वैसे ही उसकी बेहोशी की आखिरी खुमारी भी अकस्मात टूट गई। यतीन को उसने पहचान लिया और उसी के साथ उसकी दृष्टि पर किसी सुकुमार मोह का आवरण आ पड़ा। पहले कजरारे बादलों के साथ आषाढ़ के सुगंभीर गगन में जैसी गहरी छाया अंकित हो जाती है चुनिया की काली आंखों पर, वैसी ही सुदूर व्यापी सजल स्निग्धता घनीभूत हो गई। स्नेह और करुण मिश्रित स्वर में यतीन ने कहा, चुन्नी, यह थोड़ा सा दूध और पी लो। उसी क्षण चुनिया उठकर बैठ गई। फिर प्यार से प्यारे यतीन के मुख की ओर दृष्टि रखे हुए धीरे धीरे दूध का शेष भाग भी खत्म कर दिया। अस्पताल का विशेष डॉक्टर यदि एक ही रोगी के सिरहाने बराबर बैठा रहे तो काम भी नहीं चले और अच्छा भी प्रतीत नहीं होता। इसलिए दूसरी जगहों पर भी अपना फर्ज निभाने के लिए यतीन जब उठा तो भय और निराशा से चुनिया की दोनों आंखें व्याकुल हो उठीं। यतीन ने उसका हाथ थामकर दिलासा देते हुए कहा, मैं अभी वापस आता हूँ चुन्नी, भय की कोई बात नहीं है। यतीन ने अस्पताल के अधिकारी को सूचित किया कि इस नई रोगिणी को प्लेग नहीं है, वह केवल क्षुधा से पीड़ित होने के कारण ही इतनी क्षीण हो गई है। यहाँ प्लेग के अन्य रोगियों के साथ रखने से उस पर प्लेग के कीटाणु का आक्रमण हो सकता है। इस प्रकार समझा बुझाकर उसे वहां से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए यतीन ने विशेष तौर से इजाजत ले ली और अपने आवास गृह में ले आया। फिर इस समाचार से सूचित करने के लिए उसने उसी दिन पटल के पास एक पत्र डाल दिया। उस दिन संध्या को घर में रोगिणी और डॉक्टर के सिवा कोई नहीं था। सिरहाने के पास रंगीन कागज के आवरण से घिरा हुआ मिट्टी के तेल का लैंप धीमी रोशनी फैला रहा था। कॉर्नर्स पर रखी हुई टाइम पीस निस्तब्ध कमरे में टिक टिक शब्द का सुंदर राग अलाप रही थी। यतीन ने चुनिया के ललाट पर हाथ फेरते हुए पूछा, अब कैसा लगता है चुन्नी? चुनिया ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया, परंतु यतीन का वह हाथ अपने क्षीण हाथों से ललाट पर ही दबा रखा। यतीन ने पुनः पूछा, अच्छा लगता है? चुनिया ने सुंदर आंखों पर पलकों के तनिक कपाट बंद करते हुए कहा, हाँ। यतीन ने उस उंगली से संकेत करके पूछा, चुन्नी, तुम्हारे गले में यह क्या है? चुनिया ने शीघ्रता के साथ साड़ी का पल्लू खींचकर उसे ढकने का यत्न किया। यतीन ने देखा उसके गले में मौलसिरी के फूलों का सूखा हुआ हार पड़ा है। टाइम पीस के टिक टिक शब्द के बीच यतीन चुपचाप बैठा सोचने लगा। अपनी हृदय की बात को छिपाने का यह प्रथम प्रयास है। चुनिया मानो पहले एक मृगछोना थी। मालूम नहीं किस घड़ी हृदय भार से आतुर हो यौवन की मादकता का रूप धारण कर बैठी।
किस धूप के उजाले में उसकी ज्वाला की तीक्ष्ण लपटों से चुनिया की समझ पर आच्छादित कोहरा हट गया। उसकी लज्जा, शंका, वेदना सभी एकदम प्रकाशित हो उठे और इन्हीं विचारों में खोए चौकी पर बैठे ही बैठे न जाने कब यतीन की पलकें नींद के बोझ से दब गईं। वह रात्रि के अंतिम पहर में अचानक द्वार खोलने की आवाज से चौंक कर उठ गया। उसकी आंखों ने देखा, पटल और हरकुमार बाबू बड़ा सा बैग लिए कमरे में दाखिल हो रहे हैं। हरकुमार बाबू ने बैग को कमरे में रखकर और यतीन के पास पहुंचकर कहा, तुम्हारा पत्र पाकर सवेरे ही चल देने का मैंने विचार किया था, लेकिन जब रात को सो रहा था तो करीब 11-12 बजे पटल ने जगाकर कहा, अजी सुनते हो, कल सवेरे जाने पर चुनिया को नहीं देख पाएंगे, हमें इसी समय पहुंचना होगा। उसे मैं किसी प्रकार भी समझा नहीं पाया। तब चटपट एक गाड़ी भाड़े पर लेकर हम लोग उसी क्षण घर से निकले। पटल ने तभी अपने पति से कहा, चलो यतीन के बिछोने पर आप आराम करें। हरकुमार बाबू तनिक सी आपत्ति का भान करते हुए यतीन के कमरे में जाकर लेट गए और फिर पलक बंद करते हुए तनिक भी देर नहीं लगी। रोगिणी के कमरे में वापस आने पर पटल ने यतीन को एक कोने में बुलाकर पूछा, कुछ आशा है? यतीन ने चुनिया की नाड़ी को टटोल सिर हिलाते हुए जताया, नहीं। पटल ने चुनिया के निकट अपने को प्रकट किए बिना ही यतीन को फिर ओठ में करके पूछा, यतीन सच कहना, तुम क्या चुनिया को नहीं चाहते? इस बार यतीन ने पटल के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। वह वहां से हटकर चुनिया के बिछवाने के छोर पर बैठ गया। उसका हाथ अपने हाथों में धीरे से दबाता हुआ बोला, चुन्नी 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 चुन्नी। चुनिया ने आंखों पर से पलकों का आवरण हटाकर चेहरे पर शांत मधुर हंसी का आभास लाते हुए कहा, क्या है? यतीन आशातीत स्वर में बोला, चुन्नी अपना यह हार मेरे गले में पहना दो। वह निर्निमेष एवं विमूढ़ नेत्रों से केवल यतीन के चेहरे की ओर ताकती रह गई। यतीन ने फिर कहा, अपना यह हार क्या मुझे नहीं पहनाओगी चुन्नी? यतीन के निकट इस तनिक से दुलार का सहारा पाकर चुनिया के मन में पहले किए गए अनादर का थोड़ा सा अभिमान जाग उठा। बोली, इससे क्या होगा? यतीन ने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में समेटते हुए कहा, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ चुन्नी। यतीन के इस वाक्य को सुनकर पल भर के लिए चुनिया स्तब्ध रह गई। फिर उसके दोनों नेत्रों से अविरल खारा जल बहने लगा। यतीन बिछौने से उतरकर भूमि पर घुटने टेक कर बैठ गया और चुनिया के हाथों के पास उसने अपना सिर रख दिया। चुन्नी ने अपने गले का हार उतारकर यतीन के गले में पहना दिया। तब पटल ने चुनिया के पास आकर पुकारा, चुनिया। स्वर को पहचानते ही चुनिया का कांतिहीन मुख चमक उठा। क्या है दीदी? पटल उसके क्षीण हाथों को अपने हाथों में थामकर बोली, अब तो तुम मुझसे नाराज नहीं है बहन। चुनिया ने स्निग्ध कोमल दृष्टि पटल के चेहरे पर फेंकते हुए कहा, मैं नाराज कहाँ थी दीदी? पटल की ओर कोई उत्तर नहीं मिला। वह मुड़कर यतीन से बोली, यतीन तुम थोड़ी देर के लिए उधर वाले कमरे में जाकर बैठो। यतीन बिना किसी संकोच के चुपचाप चला गया। पटल ने उसके जाते ही बैग खोलकर उसमें से सारे आभूषण और वस्त्र निकाले। फिर रोगिणी को बिना हिलाए डुलाए खूब सावधानी से उसके कमजोर हाथों में कुछ चूड़ियों को पिरोकर 2 कंगन भी पहना दिए। इसके बाद आवाज दी, यतीन। यतीन आ गया। तब उसे शैया पर बिठाकर पटल ने उसके हाथों में चुनिया का एक सोने का हार थमा दिया। यतीन ने धीरे धीरे चुनिया का सिर ऊंचा करके हार उसके गले में पहना दिया। उषा की लाली में जब सूर्य की प्रथम किरण चुनिया के चेहरे पर पड़ी तब उसे देखने के लिए वह वहां नहीं थी। उसके अम्लान मुख की कांति देखकर ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि वह मरी पड़ी है। यही जान पड़ता था मानो किसी अतलस्पर्शी सुखद स्वप्न में वह पूर्ण रूप से लीन हो चुकी है। जब उसके शव को लेकर चलने का समय आया तब पटल चुनिया की छाती पर पछाड़ खाकर गिर पड़ी और क्रंदन स्वर में बोली, बहन तेरे भाग्य अच्छे थे, जीवन की अपेक्षा तेरा मरण ही अधिक सुखद हुआ। और चुनिया की शांत स्निग्ध मृत्यु छवि की ओर निहारते हुए यतीन के अंतर में बारंबार यही भाव उठने लगा, जिसका यह धन था उसी ने ही वापस ले लिया, किंतु उसने मुझे भी उससे वंचित नहीं रखा। श्मशान घाट पर पहुंचकर शव जल उठा। शोकातुर अवस्था में यतीन ने अज्ञात प्रेम की सीमा का अंत कर दिया। आप सुन रहे थे कहानी बैरल से रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी सीमांत। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।